नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा है बहुत जल्द संपन्न होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोगों ने नोटिस देखा होगा कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में सर्कुलेट हो रही है नोटिस, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी जल्द जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। 25 दिसंबर के बाद किसी भी तिथि को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आपके पास समय बहुत कम है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर बाकी चीज़ें तो थोड़ा बहुत तैयार हो जा रही हैं, ये मूल विधि की जो चीज़ें हैं ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है इनकाउंटर सीरीज की राउंड 51, तो इसको जो है आज हम लोग करने वाले हैं। ये मूल विधि पर विशेष है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज उसका हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे। ये चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम पर भी आपको रिवीजन के लिए PDF मिल जाएगी, जो आपको क्लास करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है और यहाँ पर देखिए 51 प्रैक्टिस सेट है। समय बहुत कम है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा समय लेना ठीक है भी नहीं, है ना। चलिए, क्या आप सभी लोगों को जो है अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है और सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। आपको बताना है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में कब लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 1950 में लागू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिएगा। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। बताइए किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 27(2)। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अनुतोष पाने का अर्थ क्या होता है, इसको समझा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अनुतोष पाना जो होता है, जैसे किसी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनका जब हनन होता है तो उनका निवारण जब किसी संस्था के द्वारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब उनका निवारण किया जाता है तो उससे उस व्यक्ति में राहत होती है, यानी कि वह व्यक्ति उनके जो है अधिकारों के प्रति जो है राहत महसूस करता है कि उसके अधिकारों का जो है अब अधिकार संरक्षित हैं, है ना। अच्छा, अनुतोष 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो राशि के रूप में, पुरस्कार राशि के रूप में भी दिया जाता है। कई बार मुख्य समस्या के निवारण के आधार पर भी अनुतोष जो है प्राप्त होता है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा होता है। तो ये किस में बात की गई है, तो ये अनुच्छेद 32 में की गई है। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी जो है इसे कहा जाता है और यह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। इसी को अंबेडकर ने इसी को एक अन्य नाम दिया है कि ये जो है भारतीय संविधान का जो है हृदय और आत्मा कहा है। इसी को जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य लोगों के द्वारा जो है प्रस्तावना को जो है आत्मा कहा गया है संविधान की, लेकिन अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो है। अच्छा, ये उपचार करता कौन है, तो कौन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट करती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है, तो वो हाई कोर्ट करती है, उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, इसके बारे में अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में कई सारी रिटें जो है जारी की जा सकती हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 के संदर्भ में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, एक व्यक्ति कहाँ पर जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, केवल जिला अदालत में या केवल उच्चतम न्यायालय में। एक व्यक्ति है जो कहाँ पर जनहित याचिका जो है दायर कर सकता है, तो कहाँ पर दायर कर सकता है, तो यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है जनहित याचिका दायर कर सकता है। अच्छा, जनहित याचिका को कहते क्या है, PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका जो है इंग्लिश में कहा जाता है इसको।
इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको और बता दूं, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद है, उसका एक उत्पाद माना जाता है किसको, तो जनहित याचिका को। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसे जनहित मतलब निम्नलिखित में से किसे जो है न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद माना जाता है, तो आप किसे मानेंगे, जनहित याचिका को, PIL को। ठीक है। अच्छा, यह जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसको शुरुआत करने में किन दो व्यक्तियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। VR कृष्ण अय्यर, कृष्ण अय्यर। ठीक है। और एक अन्य नाम है, उनको भी ध्यान रखना है, PN भगवती, PN भगवती। इन दोनों लोगों को जो है PIL का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, इस अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, किस अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा, बताइए। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाते हैं विशेषज्ञों के द्वारा, उस पर अपनी राय कौन देगा, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ या अदालत फोरेंसिक विशेषज्ञ। तो कौन देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ होगा, वही तो अपनी राय देगा कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये पूरी तरीके से एकदम वैज्ञानिक तरीके से हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, जिसको फिर आगे जो है माना जाए या ना माना जाए ऊपर की संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साक्ष्य को जो है राय देने का काम कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक करेगा। रिक्त स्थान, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का जो धोखाधड़ी वाला कार्य है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। मैलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग, क्या कहा जाता है इसे। दोस्तों फिशिंग एक प्रकार का अपराध है, ध्यान रखिएगा, फिशिंग एक प्रकार का अपराध है जो कि गोपनीय जो जानकारी होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है, उसके खाता का जो पासवर्ड वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को गुप्त तरीके से जो है चुराने का प्रयास किया जाता है इसमें। और ध्यान रखिएगा इसको किस किस माध्यम से किया जाता है, तो जैसे आपको कोई एक भ्रामक ईमेल भेज दिया जाए, या किसी वेबसाइट का लिंक आपको भेज दिया जाए, या टेक्स्ट संदेश आपको भेज दिया जाए और उस पर आपको प्रतिक्रिया करना हो, तो उसके माध्यम से ये चीज़ें जो है की जाती है, फिशिंग की जाती है। ठीक है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया, बताइए। कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में जो है पहली बार सामने आया था, तो कौन था, तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी। तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी का जो मामला था, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में पहली बार सामने आया था। ठीक है, यह पहला मामला था। हमारा अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया गया है, तो किस में किया गया है, बताइए। तो किस में किया गया है, तो ये 66C में किया गया है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें परिचयात्मक चोरी के जो अपराध का उपबंध किया गया है, जिसके तहत 3 वर्ष के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, किसी व्यक्ति की जो परिचयात्मक जानकारी है उसको अगर आप चुराते हैं तो आपको जो है 3 साल 3 वर्ष की कारावास हो सकती है, या 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है, बताइए। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है, धारा 15, धारा 17, धारा 18 या धारा 19। तो किस में किया गया है, तो ये धारा 18 में किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 18 के अंतर्गत जो है कंट्रोलर के कार्यों को जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी।
किन किन परिस्थितियों में, किन किन चीज़ों में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई भी बात जो है वह लागू नहीं होगी, आपको बताना है। स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, या आपके अन्य विकल्प जो हैं केवल विल पर या उपरोक्त सभी पर। बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप अच्छे से सुन लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो प्रथम अनुसूची है उसके अनुसार इस अधिनियम में उस प्रथम सूची के अनुसार इस अधिनियम की कोई भी बात जो है निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। एक तो है स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर जो चीज़ें हैं उस पर लागू नहीं होगी, और किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है उस पर भी लागू नहीं होंगी, और वसीयत पर भी लागू नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, वसीयत पर भी लागू नहीं होंगी। वसीयत जो होती है, जो लिखवाई जाती है, वसीयत पर भी लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो अधिकार पत्र होते हैं उन पर भी लागू नहीं होगी। अधिकार पत्र जो होते हैं उन पर भी लागू नहीं होगी। तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है। बताइए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में जो है पारित किया गया था, इसकी अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है। 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 माह। तो इसमें क्या कर दिया गया है, 3 माह से घटा करके आप कितना कर दिया गया है, 2 माह कर दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अभी भी ये 3 माह तक जो है रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है डाटा के अनुसार ये 2 माह कर दिया गया है। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया है। तो किस वर्ष में पारित किया गया है, तो 31वें वर्ष में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 1980 में पारित किया गया है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया है, तो 1980 में पारित किया गया है, ठीक है। चलिए, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार किस पर होता है। लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार किस पर होता है। बताना है, सदैव अभियुक्त पर होता है, कभी कभी अभियुक्त पर, या अभियोजन के पक्ष पर, या कभी अभियुक्त पर कभी अभियोजन पक्ष पर, किस पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोक सेवक के विरुद्ध जो अभियोजन के मामले होते हैं उसमें उपधारणा को खंडित करने का भार हमेशा किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। बताइए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1988 में पारित हुआ था। हमारा अगला सवाल, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है किस वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बताइए, आयकर जो अधिनियम होता है उसके तहत वरिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनको थोड़ा सा आयकर में छूट दी जाती है, और उसके लिए अत्यधिक वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनकी अर्हता के लिए, यानी कि उनकी आयु कितनी होनी चाहिए कि जिससे जो है उनको इस दायरे में रखा जा सके। बताइए, 70, 75, 80 या 85 के कौन सी वर्ष होनी चाहिए उनकी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनकी वर्ष 80 वर्ष, उनकी जो उम्र है वो 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी उनको जो है वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त हो सकती है आयकर अधिनियम में, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा, ध्यान रखिएगा बहुत क्लोजली आपको अच्छे से सवाल को पढ़ना है। वर्तमान जो आयकर अधिनियम है लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था, 1960, 1961, 1962 या 1963। बहुत डीप में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। बताइए, लोकसभा अधिनियम जो है आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये 1961 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये लागू कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान आयकर अधिनियम जो है लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, 1 अप्रैल 1962।
चलिए एक और बढ़िया महत्वपूर्ण सवाल, ज़बरदस्त सवाल है आपके समक्ष। यदि कोई सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है। आपसे पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है मांगता है कि, यानी कि सूचना का अधिकार के तहत जब आरटीआई लगाता है तो उसको जो सूचना दी जाती है जन सूचना अधिकारी के द्वारा, अगर वह उसकी सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है। आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील जो है दर्ज करा सकता है। ठीक है, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। नहीं, दूसरा नहीं होगा, 60 दिन नहीं होगा, ये 30 दिन वाला मामला है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका केवल जो है पी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। बताइए, लोक प्राधिकारी जो होता है वह सूचना उपलब्ध कराएगा। इसके बारे में आपको जो विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है। निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराएगा, या ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित हो, ए और बी दोनों जैसी भी स्थिति हो, या केवल ए। बताइए कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। लोक प्राधिकारी जो होता है क्या सूचना प्रदान करवाने का कोई चार्ज लेगा। बताइए, चलिए इसके बारे में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी धारा 7 के अनुसार, जैसे आपको यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है इसकी धारा 7 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, समुचित सरकार द्वारा विहित फीस के जो है संदाय पर निर्धारित समय के भीतर लोक प्राधिकारी जो है सूचना उपलब्ध करवाएगा। यानी इसकी धारा 7 में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार द्वारा एक मिनिमम फीस जो है रखी गई है जो उसके कार्य संचालन के लिए ज़रूरी होती है। उस फीस पर जो है लोक प्राधिकारी जो है सूचना उपलब्ध करवाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर धारा 7(5) में एक बात का और जिक्र किया गया है। धारा 7(5) में इस बात का जिक्र किया गया है तो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर जो है यह लागू होता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 जो है कहाँ पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण विश्व पर, या उपर्युक्त सभी पर, कहाँ पर लागू होता है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और ध्यान रखिएगा पहले जम्मू कश्मीर जो है अलग स्थिति में था, लेकिन 2020 के बाद जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक, चलिए हमारा अगला सवाल, क्या पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। बताइए, क्या पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। हाँ, नहीं, न्यायालय पर निर्भर है, या राष्ट्रपति पर निर्भर है। बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पशुओं को जब वध होता है उसको मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, आपको इसके बारे में चीज़ें मैं बता देता हूँ। पशु से मतलब क्या है यहाँ पर। पशु से जो है मतलब ये है कि वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है। पशु वध को सामान्य तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। हालांकि पशुओं के प्रति जो क्रूरता का निवारण अधिनियम है वह 1966 में पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और यातना पहुंचाने के निवारणार्थ के लिए जो है लागू किया गया था। यानी कि पशुओं की जो अनावश्यक आप उनको जो है पीड़ा पहुंचाते हैं उसके लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है इसको कब पारित किया गया था, 1966 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो पशुओं को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाई जाती है उसके जो है निवारण के लिए इसको अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा किस यानी कि किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? बताइए किस धारा के तहत? तो किस धारा के तहत? तो ये धारा 37 के तहत। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 से संबंधित है, ठीक है, 1993 में। और इसकी धारा 37 के अंतर्गत एक विशेष जो है जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला सवाल, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? बताइए। कार्यसूची कागजात, दोस्तों यहाँ पर हिंदी की जो है टिपिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनते हैं जो कि आपको सवाल आते भी रहते हैं, फिर भी आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस भाषा शैली से अवगत होना ज़रूरी है। कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? 2 दिन पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व, 2 माह पूर्व या 2 घंटे पूर्व? तो ये कितने दिन पूर्व होगा? तो 2 दिन पूर्व हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? बताइए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है किस धारा में? अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है किस धारा में? बताइए। तो ये किया गया है धारा 111C में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी जो नया नियम पारित किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 111C के तहत, यानी कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेटेड आपको दी जा रही हैं, तो आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है। उसकी 111C के तहत जो है अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है कि यानी कि किस प्रकार का अपराध है और उसमें व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, यानी कि उसमें जो भी सारी चीज़ों की जानकारी होती है वो इसमें दी गई है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? केंद्रीय जो चिड़ियाघर होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उनकी पदावधि कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, वो होती है 3 वर्ष। इसके बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कब? तो 1972 में, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। और इसकी धारा किस धारा के अंतर्गत? इसकी धारा 38B के अनुसार जो है अध्यक्ष और सदस्य जो सचिव से भिन्न है, प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अनधिक, यानी कि 3 वर्ष से अधिक जो है अपने पद पर वहाँ पर पद धारण नहीं कर सकता है। और इसका निर्धारण कौन करेगी? तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। कई बार आप क्या बोल देंगे, इसमें राज्यपाल करेगा या राज्य सरकार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? बताइए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? तो इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 9 सितंबर 1972 को। देखिए, एग्जैक्ट डेट पूछी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है। 9 सितंबर 1972 को। हमारा अगला सवाल, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद जो है संस्थित करने का अधिकार है? देखिए, लैंग्वेज कितनी जटिल है, यानी कि आपसे सिंपल से कहा जा रहा है आपके जो मौलिक अधिकार हैं जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए,
जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए जो है आप अपने मौलिक अधिकारों का अगर आपको हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है जनहित याचिका कहाँ पर दायर कर सकते हैं, आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है। तो कहाँ पर किस के तहत ये इस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। अभी हमने पहला या दूसरा सवाल था जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपसे अच्छे से जिक्र किया था, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है दायर की जा सकती है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ है, ये बताना है आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावित हुआ है, तो ये हुआ है 19 नवंबर 1986 को, ठीक है। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है प्रभावी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तो आप 1986 टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछी गई तो 19 नवंबर ध्यान रखिएगा 1986 को प्रभावी हुआ है। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं, बताइए। आदेशात्मक जो चिन्ह है किसको निर्देश देते हैं, वाहन चालक को, जनता को, गाड़ियों को या पुलिस को। आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं यानी कि जो रोड के किनारे जो आदेशात्मक चिन्ह लगाए जाते हैं वो किसको निर्देश दे रहे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो वाहन चालक को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आदेशात्मक चिन्ह की आकृति जो होती है वह गोलाकार होती है, ठीक है, उसमें उन चिन्ह को बनाया जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है, बताइए किस धारा के तहत। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किस धारा के तहत किया गया है, तो किस धारा के तहत किया गया है, तो धारा 100 के तहत, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोटर यान अधिनियम जो है कब का है, तो 1988 का है। यह भी अपने आप में एक सवाल बन सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 2015 लागू कब हुआ था, एक नया जो मोटर वाहन अधिनियम है इसे संशोधित करके 2015 में फिर से लागू किया गया है, तो बताना है कि आपको डेट कब से ये लागू हुआ था। तो मोटर वाहन अधिनियम जो है 2015 में कब से लागू हुआ है, तो 7 जनवरी 2015 से यह लागू हुआ है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम जो है लागू कब हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो 1989 का है 2015 में इसको संशोधित किया गया था, और 2015 में संशोधित करने के बाद इसके जो है लागू करने की तिथि क्या है वो आपसे पूछी जा रही है, बताइए कब से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कब से लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है दोस्तों 26 जनवरी 2016 से। कब से, 26 जनवरी 2016 से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का जो संशोधित रूप है 2015 का वो 26 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। दोस्तों एक ही चीज़ को मैं कई बार रिपीट करके अलग अलग एंगल से पढ़ने का इसलिए प्रयास करता हूं कि आपको सारी चीज़ें जो है एक ही बार में याद हो जाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। चीज़ों को आपको यहीं ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं तो हमारी ऐसी कोशिश है। बाकी आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपको मैं इरिटेट कर रहा हूँ, है ना। अलग अलग एंगल से पढ़ने का ये है कि कई बार सवाल सीधे ना पूछा जाए, उनके एक्सप्लेनेशन से सवाल पूछ लिया जाए तो भी आप जो है बहुत असुविधा महसूस ना करें एग्जाम हॉल में। चलिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का विस्तार कहाँ पर है, बताइए कहाँ कहाँ पर वो है लागू होता है। किशोर न्याय जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण शामिल है, ये अधिनियम 2015 का है, ये कहाँ पर लागू है बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी अधिनियम जो है नॉर्मली पूरे भारत पर लागू होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है कब लागू हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो लागू कब हुआ है, तो 2006 में लागू हुआ है। लेकिन आपसे पहली नज़र में आपको क्या लगेगा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा संरक्षण अधिनियम जो है कानून जो है कब का है, तो आपको 2005 तुरंत याद आएगा। लेकिन लागू कब हुआ है, तो 2006 में लागू हुआ है, 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन ये कानून है कब का, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया है। 2005 में पारित किया गया है, लेकिन लागू 2006 में हुआ है 26 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा इसमें जो है कुछ अन्य उपबंध भी हैं। इसमें 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं
और 37 धाराएं हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पूछी जा रही हैं तो ये चीज़ें में आपको ध्यान रखना है कि आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए आपको एक अन्य सवाल जो है, गलत युग्म आपको चयन करना है, इसमें से कौन सा युग्म है जो गलत है, बताइए। धारा 353 निर्णय से संबंधित है, धारा 438 अग्रिम जमानत से संबंधित है, 432 अंतर्निहित शक्ति से संबंधित है, या धारा 406 मामलों और अपीलों को जो है अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। बताइए इनमें से कौन सा है जो गलत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 406 जो है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे ट्रैप किया गया है, उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत युग्म आपसे पूछा गया है। चलिए, बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है, बताइए। बंध पत्र की शर्तें जो हैं उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है। तो किस धारा में किया गया है, तो ये धारा 111 में किया गया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये किसकी बात की जा रही है, तो 1973 वाली की। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है, तो 1973 की जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 111 में इस बात का जिक्र किया गया है कि बंध पत्र की जो शर्तें होंगी उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई, बताइए। कब प्रवृत्त हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है कब से लागू हुई है, तो ये लागू हुई 1 अप्रैल 1974 से। कब से, 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद कौन सा है। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित कौन सा वाद है, बताइए। ए के मैथ्यू का वाद, बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, रेग बनाम गोविंदा, कोई नहीं। इनमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा जो आपको हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो रेग बनाम गोविंदा का जो वाद है ये मानव वध और हत्या से संबंधित वाद है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। एक 38 नंबर सवाल, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा जो है सही है। आपका विकल्प ए है, का हत्या के प्रयत्न का दोषी है और खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, का किसी हत्या का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, का और खा किसी अपराध के दोषी नहीं है, उपर्युक्त में से कौन नहीं, बताइए कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, का किसी भी जो है हत्या का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है उसका अधिकार होता है, क्योंकि का क्या है, पागलपन का शिकार है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से सुन लीजिए तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। भारतीय दंड संहिता की जो भारतीय दंड संहिता, सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता की जो 1860 है और इसकी धारा 98 है। धारा 98 में इस बात का जिक्र किया गया है कि का पागलपन के प्रभाव में खा को मारने का जो प्रयत्न करता है, का किसी अपराध का दोषी नहीं होगा किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो कि एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो है, यानी कि किसी प्रकार के दोषी मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ना हो, अगर एक सामान्य मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को मारने का जो प्रयत्न करता है उसमें जो प्रतिरक्षा करता है सामान्य दूसरा व्यक्ति, वही अधिकार जो है इसमें भी जो है दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होंगे, पागल व्यक्ति से जो है प्रतिरक्षा करने में खुद को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर, बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, DP बनाम बियर्ड, श्री कांतिया बनाम बम्बई राज। दोस्तों बहुत खतरनाक सवाल है,
तो आपको इनको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें रिवाइज कर सकें उतना ही करिए, बार बार देख लीजिएगा वीडियो। बताइए क्या हो जाएगा इसमें, जो है आपका सही हो जाएगा महबूब शाह बनाम एम्परर, और बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। 1, 2 और 4 ऑप्शन आपके जो हैं सही हो जाएगा। ये सामान्य आशय से संबंधित हैं, जबकि डीपीपी बनाम बियर्ड वाद जो है मत्तता से संबंधित है। ये बहुत टिपिकल वर्ड है, इसको आप ज़्यादा ध्यान ना रखिए, है ना। आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है कब लागू हुई थी, ये चीज़ आपको बताना है। तो भारतीय दंड संहिता जो अभी आपने 1860 देखा था वो कब लागू हुई थी, तो कब लागू हुई थी, तो 1 जनवरी 1862 को, ठीक है, 1 जनवरी 1862 को ये जो है लागू की गई थी। यहाँ पर आपका जो है 40 क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर दिया है हमने। कोशिश की है अच्छे से चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया जाए आपके समक्ष, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट है तो थोड़ा सी इसकी शब्दावलियाँ भी थोड़ा सा टिपिकल हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए दी जाएं, आप उनसे जो है वंचित ना रहें, समय रहते चीज़ों को आप देख सकें, रिवाइज कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार। धन्यवाद।